पिछली वीडियो में हमने जाना कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरियल सेल, ये दिखता कैसा है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल, फिर देखेंगे सेल वॉल कैसी है और आखिर में देखेंगे स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल वॉल। हमने ये एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया है। इसमें ब्लू कलर से मैंने उसकी सेल वॉल बनाई है। तो सेल वॉल के बाहर आपको 4 चीजें दिखती है। पहले हम देखेंगे फ्लैजेलम मतलब क्या, प्लूरल में आप फ्लैजेला कहते हो। तो फ्लैजेलम इट इज अ थिन हेयर लाइक हेलिकल अपेंडेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो ओरिजिनेट हो रहा है और बाहर सेल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाता है। फ्लैजेलम का अगर कॉम्पोजिशन देखोगे आप तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है और हर फ्लैजेलम 3 पार्ट से बना होता है। बेसल बॉडी जो कि सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल से एसोसिएटेड होती है, और ये जो बेसल बॉडी है ये इस फ्लैजेलम का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर इसके डिटेल में जाओगे आप तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें बेसल रिंग में 2 रिंग्स आपको पाई जाएगी बेसल बॉडी में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में आपको 4 रिंग्स पाई जाएगी। बेसल बॉडी के बाद दूसरा पार्ट है हुक, इट इज अ शॉर्ट हुक लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा जो कि सबसे लंबा पार्ट है फ्लैजेलम का वो है फिलामेंट। फ्लैजेलम जो है वो सभी डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, यानी 360 डिग्री में वो रोटेट कर सकता है, और इस रोटेशन की वजह से उस बैक्टीरियल सेल को वो मोबिलिटी या फिर लोकोमोशन प्रदान करता है। सो फंक्शन ऑफ फ्लैजेलम इज इट हेल्प्स इन लोकोमोशन या फिर मोबिलिटी। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेलम है दे आर मोटाइल बैक्टीरिया, और जिनके अंदर फ्लैजेलम नहीं होता है दे आर द नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। दूसरा स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। दीज आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। मैंने इस डायग्राम में थोड़े ही निकाले हैं फिम्ब्री, पर एक्चुअल में ये और भी ज्यादा होते हैं। तो फंक्शन अगर कोई पूछे फिम्ब्री का तो इट हेल्प्स इन क्लिंगिंग टू अ सपोर्ट, यानी उस सेल को मदद करता है किसी सपोर्ट को चिपकने में। तीसरा स्ट्रक्चर है पिलाए, सिंगुलर में पाइलस बोलते हैं। तो ये एक नॉन हेलिकल फिलामेंटस हेयर लाइक अपेंडेज है जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो देखिए फ्लैजेलम जो था वो हेलिकल अपेंडेज था और पिलाए नॉन हेलिकल अपेंडेज है। अब पिलाए का कॉम्पोजिशन जब आप देखोगे तो वो पिलिन प्रोटीन से बना होता है। पिलाए डू नॉट हेल्प इन मोबिलिटी। पिलाए और फिम्ब्री दोनों भी मोबिलिटी में यानी कि लोकोमोशन में मदद नहीं करते हैं। पिलाए जो है ये कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं, मतलब कि दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर। एक्चुअली द सेक्स पिलाए और एफ पाइलस एक्ट एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑकर। अब ये 3 अपेंडेजेस के अलावा सेल वॉल के बाहर आपको जो लाल रंग से दिख रहा है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। Glycocalyx is the outermost layer of the cell. It comprises of a coating of macromolecule which protects the cell and also help in adhesion. ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये जनरली पॉलीसैकेराइड से बनी होती है एंड इट में ऑल्सो कंटेन प्रोटीन। तो कुछ बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये लूज शीट की तरह होती है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और ये सेल में से पानी को लॉस नहीं होने देती, तो ये सेल का प्रोटेक्शन कर रही है। कुछ बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और ये जो कैप्सूल है ये स्टिकी होता है, गमी होता है यानी चिपकू होता है, और ये एडेजन में मदद करता है। और याद रखिए कि कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया दे आर जनरली नॉन फ्लैजेलेटेड, मतलब कि दे आर नॉन मोटाइल। तो सेल वॉल के बाहर के ये 4 स्ट्रक्चर देखने के बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी दिखती है। इस डायग्राम में हमने ब्लू कलर से सेल वॉल निकाली है।
बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है या फिर म्यूरेन से बनी होती है। एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन स्ट्रैंड्स, दैट इज द N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, which are cross-linked by the short peptide bonds और short peptide chains। जैसे कि आपको पता है सेल वॉल का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग when kept in hypotonic solution, यानी कि आप जब उस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद में जो पानी है वो अंदर आएगा सेल के, तो पानी अंदर आने के बाद में वो सेल फटनी नहीं चाहिए, तो वो किसकी वजह से होता है? सेल वॉल की वजह से। तो इस क्रॉस लिंकिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो सेल वॉल के अंदर क्रॉस लिंकिंग है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी है जो इस क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सेल अंडरगो लाइसिस। उसी तरह हमारे जो आंसू है और हमारा थूक मतलब कि सलाइवा, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, तो वो भी इसी तरह क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करता है और सेल का लाइसिस करता है। सो द लाइसोजाइम ऑल्सो प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया by hydrolyzing the peptidoglycan। अब इस सेल वॉल के नेचर के बेसिस पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऐसे दो टाइप के बैक्टीरिया हमने स्टडी किए हैं। बैक्टीरियल सेल को ग्राम स्टेनिंग करने के बाद जब हम उसे पानी और अल्कोहल से वॉश करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो अगर वो सेल वॉल कलर्ड दिख रही है तो ऐसे बैक्टीरिया को आप कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर वो जो डाई है या फिर कलर है वो पानी और अल्कोहल से वॉश हो जाती है, तो अब ये सेल की जो वॉल है वो कलरलेस रहेगी और ऐसे बैक्टीरियल सेल को आप ग्राम नेगेटिव कहेंगे। अब सेल वॉल के अंदर देखते हैं, तो सेल वॉल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, जो कि हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीनेशियस कहा जाता है। यह सेल वॉल सेमी परमिएबल है, इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कुछ चीजों को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने देती है, इसीलिए कहते हैं कि इट हेल्प्स इन इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। याद रखिए कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेल एनवलप, यानी कि इन तीनों को मिलाकर आप कहोगे सेल एनवलप। अब सेल मेम्ब्रेन को अब जब आप देखोगे तो वो कंटिन्यूस नहीं दिखेगी, कहीं कहीं पर वो साइटोप्लाज्म की तरफ से होते हुए फोल्ड होती है। इसे हम कहते हैं मेम्ब्रानस इंक्लूजन्स या फिर एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। तो अब इन मेम्ब्रानस इंक्लूजन्स को हमें स्टडी करना है। तो पहला मेम्ब्रानस इंक्लूजन जो हमें देखना है वो है मेसोजोम। मेसोजोम को ही आप प्लाज्मा लेमाजोम भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेसोजोम हेल्प इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब कि जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वही प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम में होगा। Also, it is believed that the mesosomes are involved in the formation of cell wall and in the DNA replication and its distribution into the cell। मतलब कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें भी मेसोजोम मदद करते हैं और डीएनए के रेप्लिकेशन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है रेस्पिरेशन का, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दूसरा मेम्ब्रानस इंक्लूजन है क्रोमैटोफोर। पर ये जो क्रोमैटोफोर है ये आपको सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में ही दिखेगा। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन और कैरोटिनॉइड्स। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमैटोफोर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म
विच इज द साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर रिएक्शंस। और आपको ये मालूम ही है कि साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब अगला स्ट्रक्चर जो हमें देखना है वो है न्यूक्लियोइड, जिसे आप जेनोफोर भी कह सकते हो या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब कि इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है it is not associated with the histone protein. Actually the prokaryotic DNA is not associated with the histone protein. तो बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है that is long double stranded circular DNA molecule, जिसे आप प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं. It is highly coiled and is associated with the non-histone proteins. ज्यादातर ये न्यूक्लियोइड मेसोसोम के पास में आपको दिखेगा, दैट इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द मेसोसोम. हमने जो मेसोसोम का फंक्शन कहा था, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन इन द डॉटर सेल. तो ये इसी के लिए हमने कहा था, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोइड है ये मेसोसोम के पास में होता है और तभी डिवाइड करता है, और जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियोइड होगा वो अलग होकर दूर चला जाएगा, और जो पेरेंट न्यूक्लियोइड या पेरेंट डीएनए है वो मेसोसोम के पास में रह जाएगा. और फिर जब सेल डिवाइड होगा तो दोनों सेल्स में एक एक न्यूक्लियोइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. न्यूक्लियोइड के अलावा आपको कुछ बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए दिखाई देगा. तो इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड. इस सर्कुलर डीएनए को आप मिनी क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. जो प्लाज्मिड्स है वो 3 टाइप के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कॉल प्लाज्मिड. तो एफ प्लाज्मिड, एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी. ये जो एफ प्लाज्मिड है इट प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द बैक्टीरियल सेल. तो जिस बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिड होता है उसे एफ पॉजिटिव या फिर मेल कहा जाएगा, और यह बैक्टीरियम एफ नेगेटिव यानी कि फीमेल बैक्टीरिया के साथ में मेटिंग कर सकता है और जीन ट्रांसफर कर सकता है, मतलब कि कॉन्जुगेशन करेगा. तो एफ प्लाज्मिड इट प्रोवाइड्स फर्टिलिटी. अब दूसरा है आर प्लाज्मिड. आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये आर प्लाज्मिड होगा वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होंगे, मतलब कि आर प्लाज्मिड जो है इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स. अब तीसरा है कॉल प्लाज्मिड. कॉल स्टैंड्स फॉर कोलिसिन. कोलिसिन तो एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में मिलता है, वो एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जो कि दूसरे बैक्टीरियास के लिए या बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, यानी कि वो केमिकल से दूसरे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं. तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये कॉल प्लाज्मिड होता है उनमें कोलिसिन केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस होता है. तो ये कॉल प्लाज्मिड जो है इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलिसिन. तो प्लाज्मिड के 3 टाइप हमने देखे और प्लाज्मिड के फंक्शंस भी हमने देखे. तो प्लाज्मिड के फंक्शन अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि द प्लाज्मिड प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फर्टिलिटी. एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द प्लाज्मिड सर्व एज एजेंट ऑफ जीन ट्रांसफर, मतलब कि प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर्स. अब इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपको रिबोसोम्स दिखेंगे. रिबोसोम्स जो है दे आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. ये एक सेल ऑर्गेनेल है लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. रिबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. रिबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बने हैं, तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है रिबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 70S टाइप का रिबोसोम होता है. 70S
S stands for Swedberg unit. It is the measure of particle size and it depends on the speed at which the particle sediments into the ultracentrifuge. ये जो 70S रिबोसोम है वो दो सब यूनिट से बना है, स्मॉलर एंड लार्जर। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S है और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है। अब फंक्शन ऑफ रिबोसोम अगर कोई पूछे तो वही फंक्शन है जो यूकैरियोट्स में है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। और जब बहुत सारे रिबोसोम आपको एक ही एमआरएनए को अटैच होकर एक चेन जैसा बनाते हुए दिखेंगे तो उसे आप कहोगे पॉलीरिबोसोम या फिर पॉलीजोम। अब रिबोसोम के अलावा आपको साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज दिखेंगी। एक्चुअल में ये स्टोरेज बॉडीज है, ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है। अगर ये किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर कर रही है तो इन्हें आप ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज कहोगे, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज विच स्टोर स्टार्च ग्रैन्यूल्स या फिर साइनोफिशियन स्टार्च ग्रैन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है और वो इंक्लूजन बॉडीज में स्टोर्ड है तो उन्हें आप ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज कहोगे, ठीक है। अगर इन इंक्लूजन बॉडीज में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर्ड है तो इसे आप इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी कहोगे, जैसे कि अगर इस बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉस्फेट्स ग्रैन्यूल्स या फिर सल्फर ग्रैन्यूल स्टोर्ड है तो ये इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज रहेगी। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल में, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर आपको गैस वैक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है या फिर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है, इनके अंदर आपको गैस वैक्यूल्स दिखाई देंगे। गैस वैक्यूल प्रोवाइड बायंसी टू द सेल, यानी कि तैरने की क्षमता देते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको प्रोकैरियोटिक सेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए।